This show is sponsored by Narayana Medical College and Hospital. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज की खास पेशकश डियर जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट से जो आपकी समस्याओं का समाधान देते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नारायणा हॉस्पिटल के जाने माने जनरल सर्जन डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी, जो आज आपको आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएंगे। डॉक्टर आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका डियर जिंदगी में। तो सबसे पहले बताइए कि एक पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब पड़ती है, वो कब आपके पास आए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम तो मान के चलें कि दर्द ही है। यानी व्हेनेवर जब भी आपको दर्द होगा यू नीड ए डॉक्टर, तब हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। अब इसके अलावा कुछ और लक्षण हैं, जैसे आपको खांसी आ रही है, आपको फीवर आ रहे हैं, ये कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं जिनमें हमें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जो सिम्टम है जिसमें हमें वाकई में केवल डॉक्टर ही याद आता है, तो वो है दर्द। तो व्हेनेवर यू हैव सम पेन, जब हमें कभी कहीं भी शरीर में कोई पेन है जो काफ़ी समय से बना हुआ है, या हम उसको थोड़े समय अंतराल में यानी 10-15 मिनट से ज़्यादा उसको नहीं सह पा रहे हैं, उस कंडीशन में हमें निश्चित तौर पे किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर, हमें ये बताइए, क्योंकि अब सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, तो इसको लेकर के कई तरह के सर्दी खांसी ज़ुकाम के पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, शिकायत करते होंगे, तो क्या ये नॉर्मल है या ये बदलते सीज़न में इस तरह के केसेस आना? बेसिकली सबसे बड़ा जो, जैसे कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड ने हमें बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, और ख़ासकर अपने स्वास्थ्य के बारे में। यानी हमें जो भी सांस से संबंधित मर्ज हैं जिनका कि वायु प्रदूषण या वायु से संबंध है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे आप जाएंगे, वहाँ पर ऐसे पेशेंट्स और उनसे अगर हमारा उनसे मेल मिलाप होता है तो इस तरीके के लक्षण हमारे में भी डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए जो कोविड था उसने सिखाया कि मास्क इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डिटरेंट। अगर हम मास्क का प्रयोग करते हैं तो हवा से होने वाले जो भी इन्फेक्शन हैं उन सब से हमारा बचाव होता है। अब आज के सीज़न में या आने वाले समय में जब सर्दियां होंगी, प्रदूषण बढ़ जाएगा, हमारे सामने स्मॉग इत्यादि की समस्याएं होंगी, उस समय अगर आप मास्क इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस तरीके के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं निश्चित तौर पे कम होती हैं। और जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर के वातावरण की टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, तो इतना पर्याप्त है। अब सपोज़ अगर आप 2 व्हीकल चलाते हैं तो आपको हेलमेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डिटरेंट। अगर आप हेलमेट लगाते हैं तो उसके सामने ग्लास शील्ड है, अगेन आप उस प्रदूषण से बचते हैं। और चूँकि हमारा जो कम्यूटिंग टाइम है बहुत कम हो गया है, देयर इज़ लॉट ऑफ बहुत सारा यातायात है, तो इसलिए कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में हमें समय नहीं लगता। इसी वजह से इन्फेक्शन भी पहुंचने में समय नहीं लेता।
आप एक जगह से दूसरी जगह पे इन्फेक्शन 2 मिनट में पहुंचा देंगे, और जब आप घर पे जाते हैं तो वो इन्फेक्शन बाहर से लेके आप घर में पहुंचा देते हैं। सो मास्क इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डिटरेंट। और बाकी जो सामान्य जो कॉमन सेंस के अनुसार जो हम बचाव कर सकते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यानी कि मास्क एक तरह से देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं कंपल्शन होना चाहिए बदलते टेम्परेचर और पोल्यूशन को देखते हुए। निश्चित तौर पे कोविड जाने का मतलब यंगस्टर्स हो या बुजुर्ग हो, चाहे आप जो भी हों, आप जो भी हैं, अगर आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप में इन्फेक्शन होने के चांस निश्चित तौर पे कम होगा। और बहुत सारे लोग जिनको से दमा की बीमारी है या चेस्ट के क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, उनके लिए मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बचाव मास्क कम से कम 50% के लेवल तक करता है, जैसा कि कोविड के समय जैसा कोविड के समय था। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आपने बताया कि जब हम इस तरह के सराउंडिंग से एक्सपोज होते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। अगर देखा जाए तो क्या एलर्जी भी होती है इस तरह के पोल्यूशन से, कि थोड़े वक्त के लिए आप एलर्जिक हो गए मगर उसके बाद वो ठीक हो जाएगा दवाइयों से, ऐसा भी कुछ है? कुछ लोग ऐसे नहीं, यस, बिकॉज देयर आर सम एलर्जेंस जो कि हमारे डस्ट में होते हैं। हमारा जो बहुत सारा इस धुआं होता है वाहनों का, उसके अलावा जो डस्ट माइट्स होते हैं, इन सब से ही एलर्जी एक मुख्य कारण है जो हमारे चेस्ट इन्फेक्शंस को बढ़ाती है। तो अगर आप मास्क इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें आपके शरीर में नहीं जा पाएंगी, तो आपके एलर्जी के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है। कैसे पहचाना जाए कि एक आदमी जो है वो एलर्जी उसको हो रखी है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है? देखिए जैसे अक्सर ऐसा होता है कि एक आदमी को हुआ एक को नहीं हुआ, सेम सराउंडिंग में एक्सपोज थे, तो कैसे पहचाना जाए कि वो एलर्जिक है किसी चीज़ से? इसका कोई टेस्ट होता है या किसी तरह की कोई वैक्सीन है? कैसे पहचाना जाए या कैसे क्योर किया जाए? जी देखिए, अगर आपको कोई लक्षण बार बार हो रहा है, दिस इज़ नॉट वन टाइम, एक बार हुआ आपको, फिर अगली बार आप एक्सपोज हुए, फिर ऐसा हो रहा है, और आपकी सांस जो है, आपको सांस फूलने की समस्या आ रही है, बहुत सारी छींकें आ रही हैं, या आपके शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि प्रॉब्ली हम किसी ना किसी एलर्जी से पीड़ित हैं। और कुछ टेस्ट ज़रूर हैं जो एलर्जी के नाम पे किए जाते हैं और इनके टेस्ट होते हैं, बट देन सामान्य जीवन में इन सारे एलर्जेंस को अपने से दूर रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास अगर सपोज़ एलर्जन जिनको हम बोलते हैं, जिससे हमें एलर्जी होती है, उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं, अगर एक या दो चीज़ें हैं तब तो हम उनको अलग कर सकते हैं। बट सपोज़ हमसे कहा जाए कि हम धूल से एकदम दूर रहें, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अगेन मास्क विल कम इन टू प्ले। मास्क देन बिकम्स इम्पॉर्टेंट डिटरेंट। एलर्जी टेस्ट ज़रूर होते हैं, उनके कुछ क्या कोई पैटर्न स्टडी किया जाता है कि अगर ये बार बार मतलब आपको हो रहा है, ये रिकरिंग है, तो ही ये एलर्जी कंसिडर किया जाएगा? अगर आप ऐसा बताते हैं कि आप सुबह उठते ही आपको बहुत सारे छींक आने लगते हैं और आप ठंड में जैसे ही जाते हैं तो आपको कुछ चकत्ते ऐसे पड़ जाते हैं या आपकी सांस फूलने लगती है, तो ये सारे लक्षण हमें एलर्जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है। एलर्जी को ट्रीट कैसे किया जा सकता है? क्या ये रेगुलर डॉक्टर्स को जाकर के दिखाया जा सकता है या इसकी कोई स्पेसिफिकेशन है जो बतानी पड़ती है? डॉक्टर से निश्चित तौर पे मिलना चाहिए और वो जैसी सलाह देते हैं उसी पे हमें गौर करना चाहिए। क्या ये घातक हो सकती है? किसी भी तरह की कोई एलर्जी है? अगर लगातार ये बनी रहती है और आप इसका पूरी तरीके से इलाज नहीं करते हैं या प्रॉपर मेडिकल एडवाइस को हम फॉलो नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक क्रॉनिक डिसीज़ में कन्वर्ट होगी और जो आपके लिए फिर नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है। और डॉक्टर, सर्दी ज़ुकाम की बात करें तो एक चल रहा है कोल्ड फ्लू। आज की डेट में जब आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो कैसे ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट है जो कि हुआ है या फिर ये एक नॉर्मल कोल्ड फ्लू वायरस है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा? क्योंकि लंबे समय तक मेडिकेशन के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या ये वरी करने वाली चीज़ है? देखिए, हर बार जो बरसात के बाद में हम देखते हैं कि इस तरीके के मरीजों की संख्या में बहुत सारी वृद्धि हो जाती है। बरसात की वजह से हमारे जो एयर में है वो ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी के साथ में इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो सब प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो इसलिए बरसात के दौरान
जैसे मच्छरों से होने वाले जितने भी रोग हैं, जैसे डेंगू इत्यादि हैं, वो सब बढ़ जाते हैं, मलेरिया बढ़ जाता है। और साथ ही जो कॉमन फ्लू है, विच इज़ अगेन ए वायरस डिसीज़, जो कि अगेन एक वायरस डिसीज़ ही है, तो उसके भी वो, और ये वायरस हर सीज़न में अपना रूप बदल के आता है, जिसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। और ये हम लोग कैसे जानते हैं? बिकॉज हम मरीजों में एक ख़ास तरीके का पैटर्न देखते हैं कि वो एक ही लक्षण के सारे पेशेंट आना चालू हो जाते हैं। तो उसमें फिर बचाव यही है कि आप अपना अच्छे इम्यूनिटी को बूस्टअप रखें, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े से बदलाव करें, बहुत सारा एसी इत्यादि या बहुत सारी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। तो इस तरीके से हम अपने आप को निश्चित तौर पे इन चीज़ों से बचा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, कोविड के बाद से बात करें तो कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो आज भी शिकायत करते हैं कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस फूलने लगती है, थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं तो ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट हुआ है लंग्स पे, क्या ये लाइफ टाइम रहने वाला है या इसकी कोई रिकवरी का प्रोसेस भी है जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, इन बातों में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोविड के दौरान अस्पताल में एडमिट हुए थे और उनको सीरियस इन्फेक्शन था, उनको निश्चित तौर पे किसी जो चेस्ट फिजिशियंस हैं उनके सुपरविज़न में अपने आप को रखना चाहिए, ताकि उनको समय पे उनकी समुचित जांच हो सके और जो भी प्रिकॉशन के तौर पे उनको बताना है वो उनको पता लग सके। और ये बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स इनको हम बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी चेस्ट फिजिशियन के लगातार संपर्क में रहना चाहिए और समय समय पे अपनी जांच इत्यादि कराते रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, चेस्ट की बात कर रहे हैं तो आगे आपसे अगला सवाल जो है वो उसी से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में जब न्यूज़ देखते हैं तो कई ऐसे केसेस सामने आते हैं कि डांस करते करते गिर गए, वहाँ पे हार्ट फेल हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया या अग्रेसिव तरह से जिम कर लिया, वेट लिफ्टिंग कर ली, पता ही नहीं था कि कितनी करनी है कितनी नहीं करनी, और सडनली एक झटका लगता है और शॉक में आकर के वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या रीज़न है ऐसे केसेस बढ़ने का? नंबर देखा जाए तो ऐसे केसेस का बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कोविड के बाद में ऐसे मरीज या इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी सुनने में आई हैं, और कोविड ने शरीरों पे इफ़ेक्ट डाला है। और हमारा खासकर जो वेसल्स हैं या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसके अलावा जो हमारे इम्यूनिटी है, उन सब को मिला के ये सब चीज़ें बढ़ी हैं। तो एक बात तो है कि अगर आपको कोविड रहा है या आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं तो आपको किसी चिकित्सक के परामर्श की ज़रूरत या उसके परामर्श में आपको रहना चाहिए, ताकि शरीर की कुछ नियमित जांचें हो सके। और दूसरा, हमें अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी आप जो है कितने बजे सोते हैं, कब आप डिनर लेते हैं, कब आप लंच लेते हैं, ब्रेकफास्ट क्या लेते हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, आप कितना स्ट्रेस, अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस तो नहीं कर रहे हैं, आपके पास अपने लिए समय है कि नहीं है, और यू आर जस्ट बिजी इन योर जॉब। तो इन सब बातों पे ये एक पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच हमें अपनाना होगा। हम इस तरीके से नहीं चल सकते कि नहीं हम जिम जाएंगे तो उससे हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा। आप जिम के अलावा आपका डाइट के बारे में क्या दृष्टिकोण है, आपका सोने, यानी आप किस समय जिम करने जा रहे हैं। रात में 10 बजे जिम का कोई टाइम नहीं होता। जिम का जो टाइम है वो आपको थोड़ा अपने जो भी फिजिशियन हैं उनसे आप पूछें। और ये जो बहुत सारा हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलते हैं और जिनमें कोई गाइडलाइंस नहीं है, जो कि उनका जो उनके ऊपर रेगुलेशन है वो नहीं है, और आपको केवल आपके ट्रेनर ने बता दिया कि आप इसको खाइए और इससे आपका शरीर अच्छा हो जाएगा, तो दैट इज़ अगेन अ वेरी बैड अप्रोच। जो हम मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं वो एक मानकों के अनुरूप होती हैं, और जो हम जिम इत्यादि में सामान लेते हैं और जो हमें यानी ड्रीमिंग्स या ड्रीम्स हमें दिखाए जाते हैं कि दैट यू विल बिकम समथिंग ए सुपरमैन काइंड ऑफ पर्सन, सो दैट इज़ अगेन नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। उसमें हमें एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी। हमारा किस तरीके का जॉब है, हमें जॉब अगर हमारा सिटिंग है तो हम वहाँ पर बहुत सारा
एक्सरसाइज या मसल बिल्डिंग करने से क्या होगा? आप डेली रूटीन के काम करें, जो घर में घरेलू काम होते हैं वो काम आप कुछ भी नहीं करते हैं और आप केवल जिम में जाते हैं, तो ये एक आप खतरे को पैदा कर रहे हैं। दूसरा जो है, एक आज की डेट पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कहते हैं कि होल बॉडी टेस्ट करा लेते हैं, एंड देन आप ये होल बॉडी टेस्ट का पूरा पिटारा लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि साहब इसको देख लीजिए और एक इस पे स्टैंप लगा दीजिए कि आई एम इमॉर्टल। सो दैट इज़ नॉट द स्टोरी। यू शुड बी रियलिस्टिक। आप अपने लाइफ स्टाइल को देखिए, जो हमारा डेली रूटीन क्या है, घर में हम कितना काम करते हैं, क्या हम साइकिलिंग करते हैं, क्या हम वॉक पे जाते हैं, हम अपने ऑफिस भी जाते हैं, विच इज़ सपोज़ आपसे केवल 1 किलोमीटर दूर है, तो आपको कार से क्यों जाना चाहिए? तो वो चीज़ें हैं, आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और शरीर को यानी पसीना निकालना शायद हम भूल गए हैं, बट इट हैज़ ए पर्पस। तो पसीना भी निकालें। पसीना केवल जिम में नहीं निकलना है चाहिए, इसको घर पे भी निकालिए। सो वी नीड टू चेंज। हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वी नीड टू करेक्ट दैट थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस कहीं किताब में नहीं लिखा होता। थॉट प्रोसेस इज़ वेरी कॉमन, जो हमारे फादर ग्रैंडफादर करते रहे हैं, वी शुड फॉलो। सब कुछ पुराना नहीं हो गया है। सो आई मीन वी नीड टू चेंज इन लाइफ स्टाइल्स, और इस तरीके से साथ में मेडिकल सुपरविज़न एंड एज एंड व्हेन जब हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ जांच करानी चाहिए, तो हमें निश्चित तौर पे एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि हमें मेडिकल स्टोर्स और या गूगल पे जाके या यूट्यूब देख के ओपिनियन फॉर्म करनी चाहिए। एंड सेल्फ ट्रीटमेंट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है सर, ये बताइए कि आपने अभी जिम का एक एग्जांपल दिया। जब लोग जिम में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं बॉडी बिल्डिंग को या एब्स बनाने को फिटनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो ये कितना डिफरेंट है बॉडी बिल्डिंग करना और फिटनेस के लिए जिम में जाना? फिटनेस के लिए जिम जाना देखिए ज़रूरी भी हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। इट इज़ नॉट दैट कि अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आप फिट नहीं हो सकते हैं। देयर आर मैनी वेज यू कैन बी फिट। निश्चित तौर पे जब जिम पे जाते हैं और अगर आपको एक ट्रेंड मेंटोर मिल जाते हैं और वो आपको कुछ गाइड करते हैं रिगार्डिंग कि हमें कितना जिम करना चाहिए, हमें अपने ऊपर कितना प्रेशर डालना चाहिए, हमारा क्या सीक्वेंस है एक्सरसाइजेस का, देन दैट इज़ गुड। और मैं समझता हूँ बॉडी बिल्डिंग से बेहतर ज़रूरी है एक न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट, और जो आपका मेंटल स्ट्रेस है विच इज़ नॉट एग्जिबिटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमें उस मेंटल स्ट्रेस के लेवल को कम करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। समथिंग लाइक ए प्राणायाम और समथिंग लाइक ए मेडिटेशन, एंड यू शुड सिट विद योर सेल्फ, टेक योर टाइम फॉर योर सेल्फ। इट इज़ नॉट दैट आपको अपने लिए समय नहीं है। मैं बीपी और स्ट्रेस की ही बात करने वाली थी कि ये किस तरह से आज की डेट में लोगों को बहुत नुकसान दे रहा है। जैसे जैसे देखिए चेंज होते जा रहे हैं टाइम, वैसे वैसे लोग उतना ही बिजी होते जा रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेट कर रहा है सारा प्रेशर और स्ट्रेस एक इंसान के अंदर, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसका क्या सोल्यूशन आप देखते हैं लॉन्ग रन में? कैसे इसको रोका जा सकता है या इसको लेकर के प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? देखिए, मीडिया एक्सपोजर इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इट हैज़ ऑल्सो, ये भी एक एडिक्शन की तरह हमारे सोसाइटी में आ चुका है। और आप अगर सोचते हैं कि आप खाली बैठे हुए हैं और आप व्हाट्सएप देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं, तो आप इस टाइम को निर्धारित करें, ये कितना समय हम व्हाट्सएप पे देंगे, कितना फेसबुक पे। बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों के पास में आते हैं जो कहते हैं कि ये रात में 9 बजे से मोबाइल लेते हैं और 12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं। से दिस इज़ वन ऑफ दी वर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस दैट वी पुट ऑन आवर सेल्फ, जो हम अपने ऊपर डाल रहे हैं मगर रियलाइज नहीं करते हैं, रियलाइज एक नहीं तरह का करते, स्ट्रेस क्योंकि है। हमें लगता ही नहीं कि हम ये कोई प्रॉब्लम है। हम तो वो रिलीफ लेने के लिए सोच रहे होते हैं ना, कि But हम this तो is ब्रेक not ले रहे हैं। relief. It means if you switch off your mobile, so that is a big stress buster.
स्विच ऑफ योर मोबाइल फॉर ए वाइल, आप 6 घंटे के लिए उसको बंद कर दीजिए, बट मे बी कि दैट हमें इस बात के लिए लोगों को कन्विंस करना पड़े, दे डोंट वांट टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल्स। दिस इज लाइक हैविंग अ डिटॉक्स। या इट्स अ डिटॉक्स। अगर आप मोबाइल को बंद करते हैं तो एक निश्चित तौर पे एक डिटॉक्स की तरह काम करेगा। समटाइम्स यू नीड रेस्ट फॉर योर ब्रेन, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रोग एक शारीरिक रोग है, एक मानसिक रोग है, और जो देखिए WHO की जो डेफिनेशन है उसमें मानसिक रोग या मानसिक स्थिति पे बहुत सारा स्ट्रेस है, बट आज की डेट पे शायद ही हम इसके बारे में कहीं जिक्र करते हों। और अगर उस स्ट्रेस के लिए हम अपने पेशेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि आप किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखा लें, लोगों को लगता है पागल है, तो वो समझते हैं कि दिस डॉक्टर इज नॉट गुड। करेक्ट, ठीक है। डॉक्टर हमें ये बताइए कि जब बात होती है हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो हेल्दी लाइफस्टाइल में कितने घंटे की स्लीप एवरेज एक आदमी को लेनी चाहिए, फिर चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो? देखिए एवरेज स्लीप, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बाबा क्वेश्चन। रामदेव कहते हैं कि आपके लिए 4 से 5 घंटा भी बहुत है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि लॉजिकली क्या ये प्रूवन है? साइंटिफिकली देखिए ये बात एकदम स्पष्ट तौर पे कही गई है कि एवरी वन ऑफ अस, हम सब लोगों को 7 से 8 घंटे का नींद अवश्य लेना चाहिए, एटलीस्ट 7 आवर्स। उसमें हो सकता है आप एक शॉर्ट नैप ले लें दोपहर के वक्त, जिस समय आपने खाना खाया थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके आप सो सकते हैं। बट और पुरानी कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, बट अभी क्या है, लेट टू बेड एंड लेट टू राइज। सो हमने पूरा सब कुछ उल्टा कर दिया है। आप इमेजिन करें कि सूरज अगर रोज़ 10 बजे उठे, 10 बजे जगे और वो 8 बजे तक जगता रहे, तो व्हाट विल हैपन? सो हमारी जो हमारा साइकिल है वो नेचर से सिंक्रोनस होना चाहिए। हमारा जो बॉडी साइकिल है, बिकॉज बॉडी ऑल्सो हैज ए साइकिल। हमारे हार्मोन्स का एक लेवल है, किस टाइम पे कौन सा हार्मोन बढ़ेगा, बट हम तो उसको फॉलो नहीं करते। हम दिन में सो रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रात में जग रहे हैं। सो अगर हमने ऐसा करा है तो हाउ बॉडी विल अडेप्ट टू दीज चेंजेस? बॉडी विल नॉट अडेप्ट, इट विल गिव राइज टू सर्टेन डिसीजेस। तो ये जो छोटी सी सामान्य बातें हैं, या हम कहें पुराने समय में या हमारे पुराने समय में जिन लोगों ने कही, जो कॉमन सेंस है, सो देयर इज लॉट ए बिग शॉर्टेज ऑफ कॉमन सेंस। आप पढ़ें, आपको पढ़ने से किसी ने नहीं रोका, तो 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ अ गुड स्लीप। एंड इफ़ यू से स्लीप फॉर 6 से 7 घंटे अगर आप सोते हैं, तो दिस इज़ अ वेलकम थिंग। ठीक है। डॉक्टर हमें ये बताइए, आज के डेट में लोगों के लिए बड़ा आम हो गया है कि उनके पेट में स्टोन पाए जाते हैं। स्टोन बनने के पीछे रीज़न क्या है? हर अगले आदमी की यही शिकायत है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने स्टोन बता दिया, ब्लैडर में आपके स्टोन है, किडनी में आपके स्टोन। बनता क्यों है? इसकी वजह क्या है? क्या ये खान पान की वजह से बनता है या कोई और रीज़न है? खान पान देखिए, जो बेसिकली स्टोन्स हैं, या तो हमारे जो है रीनल सिस्टम में या किडनीज में स्टोन होते हैं, या गॉल ब्लैडर में स्टोन। अब गॉल ब्लैडर में स्टोन डिसीज़ जो है वो गैंजेटिक बेल्ट में, हम कहें जहाँ से भी गंगा गुजरते हैं, उन गैंजेटिक बेल्ट्स में बहुत कॉमन है। और दिस इज़, मैं कानपुर की बात करूँ तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर स्टोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जिकल डिसीजेज़। अब बनने के पीछे कई सारे कारण हैं। कुछ कारण तो हैं जो कि जेनेटिक हैं, जेनेटिक हो सकते हैं, बिकॉज हम लोगों के टाइम पे एक बात कही जाती थी कि फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 40, जिसके साथ में ये चीज़ें हैं तो दे विल डेवलप गॉल ब्लैडर में स्टोन, उनके हो सकते हैं। आज की डेट में बहुत कॉमन है, और मेरा मानना है, या हमारा जो लिटरेचर है वो भी ये कहता है, हमारा खान पान मुख्य कारण है। खान पान में बहुत सारा वसा का होना, हमारे फिजिकल एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटीज़ का में कमी होना, और बहुत सारा जंक फूड खाना, होममेड फूड पे थोड़ा सा कमी करना, किचन्स हमारे हफ्ते में हो सकता है 2 से 3 दिन बंद रहें, तो वो सारे कारण निश्चित तौर पे इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और पहले ये बात ज़रूर हम लोग देखते थे, बट नाउ इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन इन मेल्स ऑल्सो। अभी पहले एक समय पे था कि हम लोग 5 अगर पेशेंट देखते थे फीमेल्स, तो 3 पेशेंट या 2 पेशेंट्स हम देखते थे मेल्स।
बट अभी तो हम लोग को ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट सेम 50-50%। ठीक है। सो ये काफ़ी कॉमन है और इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और बहुत समय तक अगर आप गॉल स्टोन्स को रखे रहते हैं तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हर स्टोन का ट्रीटमेंट सर्जरी है या आप उसको दवा से भी ट्रीट कर सकते हैं? लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है इस बात को लेकर कि स्टोन है तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। किडनी के स्टोन्स के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो सभी स्टोन्स में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। छोटे स्टोन्स हैं और अगर हम अपना हाइड्रेशन बेहतर कर लें और कुछ ऐसे सॉल्ट या फूड में उन चीज़ों की कमी करें जैसे ऑक्जेलेट्स वगैरह हैं या जिनमें यूरिक एसिड वगैरह है, तो अगर कमी कर लेते हैं और पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लें तो हम निश्चित तौर पे इसमें कमी ला सकते हैं। जहाँ तक गॉल ब्लैडर स्टोन की बात है तो मैं समझता हूँ अगर ये बहुत ही छोटा है या बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है तभी इसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ट्राई किया जा सकता है। अदरवाइज गॉल ब्लैडर स्टोन्स का तो एकमात्र उपचार सर्जरी ही है। अच्छा डॉक्टर, जब स्टोन्स की बात होती है तो ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करो तो वो निकल जाएगा नेचुरली। कितनी सच्चाई है इस बात में कि वो पास हो जाता है? मगर मैं एक और चीज़ आपसे जानूंगी इस पे, पानी का भी कितना इंटेक हो? आपकी बॉडी का एक लेवल है, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती पानी नहीं पी सकते जो कि नुकसान कर सकता है। तो हाइड्रेशन कितने लेवल का होना चाहिए ये भी बताइए। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज दिस इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन एज वेल। मैं इसलिए कहूँगा कि जब हम बोलते हैं कि पानी आप ज़्यादा पीजिए तो फिर पेशेंट आएंगे कि साहब मैं 7 to 8 लीटर्स पानी पी रहा हूँ। सो बट दैट दिस इज़ नॉट राइट। हमारे मतलब है कि अगर हमारा अच्छा देन ये जो हमारा रीनल स्टोन्स हैं ये बरसात के मौसम में ज़्यादा इनका इंसिडेंस बढ़ जाता है, पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कारण क्योंकि हमें प्यास कम लगती है, हमने पानी कम कर दिया, स्टोन प्रेसिपिटेट कर गया और वो उसके बाद पेन देगा। तो एडिक्वेट अगर वाटर इनटेक की बात करें, क्या पानी लेना हमारा उचित होगा, तो 1.5 से 2 लीटर इज मोर देन इनफ। ठीक है। तो क्या ये नेचुरली पास हो सकते हैं? छोटे स्टोन्स जो कि से 7 mm 8 mm से कम है, ये सारे किडनी स्टोन्स अपने आप पास हो सकते हैं। और अगर आप एक अच्छा अल्ट्रासाउंड करा लें और एक यूरोलॉजिस्ट या किसी जनरल सर्जन से आप बात करें तो वो निश्चित तौर पे आपको वैसी सलाह देंगे। और पानी इज़ 50% ट्रीटमेंट इन स्मॉल स्टोन्स। ठीक है डॉक्टर, जब स्टोन की बात होती है तो नहीं समझ में आता है कि पेट में दर्द का जो रीज़न है वो स्टोन है या खान पान है। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे पहचाने कि ये स्टोन का ही दर्द उठ रहा है या ये खान पान की दिक्कत नहीं है? अगेन दैट्स अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज आई मस्ट से क्योंकि इंडिया में समझिए अगर हेल्थ की बात करें या खासकर हम अगर उत्तर भारत में बात करें तो गैस इज़ ए नेशनल प्रॉब्लम। एवरीबडी थिंक्स दिस इज़ गैस। और गैस के हम जिन चीज़ों को गैस की तरह लेते हैं वो आप मानिए कि वो हार्ट अटैक तक हो सकता है। सो गैस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। और गैस ऐसी गैस से कि जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, आप दर्द की वजह से तड़प रहे हैं, आपको वॉमिटिंग्स भी हो रहे हैं और आप पसीने पसीने हो जा रहे हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो इसको गैस बिल्कुल भी ना माने। और आप ये खतरे की रेड फ्लैग साइन है कि अगर आपको पसीना आ रहा है, आपको वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, आपको सीवियर पेन हो रहा है, आपको जो छोटी मोटी मेडिसिन हैं वो आपको आधे घंटे 1 घंटे में आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं और आप बिल्कुल बिस्तर पे सामान्य तौर पे लेट नहीं पा रहे हैं, और टॉसिंग ऑन द बेड राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, तो ये सारे सिम्टम्स अच्छे नहीं हैं। और इनको टालना या मेडिकल स्टोर से दवा ले लेना या सेल्फ ट्रीटमेंट करना बिल्कुल हमें इसका अवॉइड करना चाहिए। कितने समय पहले से रियलाइज़ होता है कि अब सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए और ये पीरियड क्या है? अगर आप कोई फर्स्ट एड दे सकते हैं, आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में समय बड़ा कम मिलता है फर्स्ट एड देने के लिए जब पहचान हो पाती है। तो कितना समय लगता है सिम्टम से लेके दिखाने तक में कि अच्छा ठीक है अब ज़रूरत है किसी मेडिकल एक्सपर्ट की? मैं समझता हूँ आप बहुत ज़्यादा अगर इसमें है तो 2-3 घंटे से ज़्यादा आपको इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। से जी, अगर आपको लगता है पेन, आपने सामान्य जो दर्द निवारक गोलियां हैं आपने कुछ खाई
और आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अब आई डोंट थिंक कि ऐसा नहीं है कि अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सभी जगह सब कुछ उपलब्ध है। तो आप प्रॉपर जगह पे जाके उसको टालने के बजाय एक सही राय ले लें, तो वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगा। आप 1-2 घंटे इसको देख सकते हैं। अगर दर्द में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, सिम्टम्स आपके एग्रीवेट नहीं हो रहे हैं, वो आप टॉलरेट कर सकते हैं, देन यू कैन कैरी ऑन, और एल्स यू मस्ट सीक ए मेडिकल स्पेशलिस्ट। ठीक है डॉक्टर, बात करते हैं, अक्सर लोगों को खेलते उठते बैठते चोट लग जाती है, बच्चों को स्पेशली। माँ बाप क्या होते हैं, दौड़ के सिकाई करने लगते हैं। कौन सी सिकाई दी जाती है? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको गर्म सिकाई करनी है और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपको ठंडी सिकाई करनी है? ये फ़र्क क्या है दोनों सिकाई का, ये बताइए। जी, ये देखिए, इसमें बेसिकली 2 बातें आएंगी कि सिकाई का पर्पस क्या है। सिकाई का पर्पस है उस इलाके में, उस जगह पे खून के दौरान को बढ़ाना, और खून में वो तत्व होते हैं जो कि हमारे जो भी चोट है उसको हील करने में मदद देते हैं, या वो खून के द्वारा वो तत्व वहाँ पर पहुँचते हैं जाके आपकी वहाँ पर हीलिंग स्टार्ट हो सके। तो सामान्य तौर पे कोई भी अगर चोट है, अगर आप उसको सिकाई करते हैं तो वो निश्चित तौर पे कुछ लाभप्रद होगा। लेकिन कुछ क्रॉनिक कंडीशंस हैं, खासकर जब हम हड्डी की बात करते हैं, हड्डियों में बात करते हैं, लिगामेंट्स की बात करते हैं, जहाँ पर आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बोलते हैं कि यहाँ पर हमें कोल्ड फोमेंटेशन चाहिए, बर्फ़ से सिकाई की ज़रूरत है। नहीं तो सामान्य तौर पे सिकाई का मतलब गर्म से ही है। जी, ठीक है डॉक्टर। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, लोग बिजी होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वेट लॉस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब आज की डेट में माफ़ कीजिएगा, वेट गेन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आज की डेट में लोग वेट लॉस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक ऐसी चीज़ शुरू हो गई है जिससे लोगों को लगता है कि वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कितनी कारगर है? क्या इससे लगता है कि लोगों के बॉडी फंक्शनिंग में कोई नुकसान हो सकता है लॉन्ग रन में, अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं या आप 14 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद आप जाकर के 8 घंटे या 6 घंटे में आप अपनी मील्स लेते हैं? देखिए, फास्टिंग इज़ ए फैंटास्टिक आइडिया। फास्टिंग इज़ वंडरफुल। आई मस्ट से कि जब हम पहले कहते थे कि हमारा आज व्रत है, उपवास है, या आप रोज़े की बात कर लें, या हम बहुत सारे हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं जिनमें हम फास्ट करते हैं। फास्टिंग इज़ वन काइंड ऑफ डिटॉक्सिकेशन ऑफ द गट। आपका दिमाग बहुत चल रहा है, आपकी आँखों ने बहुत कुछ देखा है। व्हेन यू गो टू स्लीप, इट इज़ द रेस्ट टाइम फॉर द ब्रेन एंड आइज़। लेकिन आपने गट को कब रेस्ट दिया? आप तो खाते ही जा रहे हैं। आप सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं। सो व्हेन इज द रेस्ट फॉर द गट? सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। इन फैक्ट जब आप फास्टिंग करते हैं तो हमारी आंत को क्लियर होने में बहुत मदद मिलती है। हमारे जो पाचक रस हैं, जो कि हमारे लीवर से निकलते हैं, हमारे पैंक्रियास से निकलते हैं, उनको थोड़ा सा रेस्ट करने का समय मिलता है। So fasting is a proven factor, a proven idea that it helps in rebuilding, reshaping the body. So आप अगर व्रत के रूप में आप रहना चाहते हैं, there is no harm. और अगर आप फास्ट करके उसको रहना चाहते हैं, आपको वीकेंड से हमें मील स्किप करना भी सीखना चाहिए। हम सपोज जाते हैं किसी पार्टी इत्यादि में, वहाँ पर वी टेक लॉट ऑफ फैटी मील एंड वेरी रिच मील। सो नेक्स्ट डे वी शुड टेक अ वेरी लाइट मील so as to give rest to your gut. So fasting is a wonderful idea and we must promote this in our houses. And taking say खिचड़ी इत्यादि अगर आप शाम को लेते हैं, या something very light snacking, तो दैट इज़ अगेन बहुत ही अच्छा आइडिया है और इट हेल्प्स ए लॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाइट की भी बात करते हैं। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? न्यूट्रिशियस डाइट की अगर एक आइडियल बात करें तो क्या पिक्चर सामने आती है? दूध लेना चाहिए, दही लेना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, किससे फैट बढ़ेगा, किससे नहीं बढ़ेगा? एवरेज अगर आपसे बात करें तो क्या हो सकती है जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना रहे, आपका लाइफस्टाइल पैटर्न जो है वो बेटर हो जाए?
बहुत समय पहले अगर आप बात करें तो हम लोग कहते थे कि नमक से हम दांत मांजते थे, फिर कोयले से भी करते थे, बट देन वी वर देन डिक्लेयर्ड कि हम तो जाहिल हैं, बट दैट वाज नॉट द केस। आज हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके में बोलते हैं इसमें तो नमक है और चारकोल उसमें मिला रहता है। व्हाट इज दैट, व्हाट दैट मीन्स देयर आर सर्टेन गुड थिंग्स वी मस्ट अडॉप्ट। अब हम अगर कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट के बारे में, तो इसके बारे में बचपन से ही हमें सिखाया जाना चाहिए। सारी बुक्स में हमारे पास बैलेंस डाइट, बैलेंस मील और जो मील के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम बचपन से ही चलाए जाने चाहिए। सी जो हम लोग ओबेसिटी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मैल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी इज डिक्लेयर्ड मैल न्यूट्रिशन। अब हम ओबेसिटी की वजह से अब हम सर्जरी उसकी कर रहे हैं, और सर्जरी में हम करते क्या है, उसका पेट काट देते हैं, उसका स्टमक हम काट देते हैं। इज दैट ए राइट आंसर? दिस कैन नॉट बी ए राइट आंसर। यू आस्क समथिंग कि आप किसी से कहें कि खूब खाइए, उसके बाद आई विल रिड्यूस द साइज ऑफ योर स्टमक, सो दैट इज नॉट वेरी नेचुरल आइडिया। तो आई मीन हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा बैलेंस डाइट क्या है, हमारे डाइट के अवयव क्या होते हैं, जैसे फैट हो गया, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, एंड हमारे वो हो गए विटामिन्स हो गए। तो ये सारे कंपोनेंट्स जिस डाइट में हों उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। घर में दाल चावल रोटी सब्जी, दही दूध और जो भी फल इत्यादि हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से हैं, ऑर्गेनिक हैं, दे आर द बेस्ट। वी मस्ट अवॉइड ये जो हमारे जंक फूड हैं, कैन फूड्स हैं, जितने में जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं उनका एक लिमिटेड मात्रा में ही सेवन उचित होगा। ठीक है डॉक्टर, हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज जाते जाते आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लाइफस्टाइल को लेकर के, या आप बताना चाहेंगे वो किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं? हेल्दी रखने के लिए देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने को पहचानें, अपने लाइफस्टाइल को चेक करें। चेक एंड बैलेंसेस लाइफ में होना बहुत आवश्यक है। हम ये देखें एक्सेस तो नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ों में, और कहीं पर तो हम इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। जब हम चेक और बैलेंसेस रखेंगे तो हमारा डाइट भी सुधरेगा, हमारा व्यवहार भी सुधरेगा, हमारा आहार भी सुधरेगा, और जब ये तीनों सुधर जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा। डॉक्टर्स की जितनी कम आवश्यकता हो, जितना आपको कम हॉस्पिटल्स में जाना पड़े, जितना आपको कम दवा खानी पड़े, वह ये ही केवल पहचान है एक स्वस्थ समाज की। और हमारा प्रयास इस तरफ होना चाहिए, ना कि रोगों को बढ़ाने में। हमें उन सभी चीज़ों पे अंकुश लगाना होगा जो हमें अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन जब हमें अस्पताल जाना हो, जब हमें अपने शरीर की जांच करानी हो, तो निश्चित तौर पे एक बात का ज़रूर पालन करें कि आप किसी स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं, किसी एक स्किल्ड डॉक्टर को ही दिखाएं, प्रॉपर हॉस्पिटल में जाएं, ना कि सेल्फ ट्रीटमेंट, गूगल, यूट्यूब या मेडिकल स्टोर ट्रीटमेंट। इन चीज़ों पे बहुत सख्त लगाम लगाने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को बता दूं आज डियर ज़िंदगी की खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद थे जनरल सर्जन डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, जिन्होंने बताया कि आप अपनी सेहत को कैसे ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनको लेकर के आपको वरी करने की ज़रूरत है। सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, जाकर के किसी मेडिकल एक्सपर्ट को दिखाएं, उसके बाद अपनी समस्याओं का समाधान पाएँ। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर होगी मुलाकात एक नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए डियर जिंदगी। This show was sponsored by Narayana Medical College and Hospital.
हैं।